मम्मी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी तरफ से ये प्यारा सा उपहार। रोली ने आपके लिए अपने हाथों से जन्मदिन का केक बनाया है। जतिन ने अपनी मम्मी रंजना जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। केक देखकर रंजना जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उन्होंने उड़ती नजरों से केक को देखा और फोन में व्यस्त हो गई। तभी छोटे बेटे हितेन का फोन आया। मम्मी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने आपके लिए केक भिजवा है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सामने बड़ा सा केक लिए लड़का खड़ा था। केक देखते ही रंजना जी का चेहरा दमकने लगा और वो खुशी से झूमने लगी। हाँ, एक तुझे ही तो पता है कि मुझे क्या पसंद है। उन्होंने हितेन को बहुत आशीर्वाद दिया। हितेन ने जिद करके वीडियो कॉल पर केक कटवाया। रोली के हाथों से बना केक एक तरफ रखा ही रहा। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है, पर अब रोली को भी आदत हो गई थी। उसकी सास रंजना जी हमेशा ऐसा ही व्यवहार करती थी। हितेन के तोहफों से खुश होकर उसके द्वारा दिए गए तोहफों की उपेक्षा कर देती थी और उसको बहुत आशीर्वाद देती। रंजना जी के दो बेटे हैं, जतिन और हितेन। दोनों बेटों की हैसियत में दिन रात का अंतर था। छोटा बेटा आईटी इंजीनियर था और उसका अच्छा खासा पैकेज था। वो मम्मी पर दिल खोल कर खर्च करता था। वहीं बड़ा बेटा सामान्य पढ़ा लिखा एक सेठ की दुकान पर काम करता था। जतिन शुरू से ही पढ़ाई में होशियार नहीं था। कैसे भी करके उसने बीए कर लिया था और दुकान पर काम पर लग गया था। लेकिन छोटा बेटा हितेन पढ़ाई में होशियार और मेधावी छात्र रहा था। वो खेल कूद में भी अव्वल था। उसने कितनी ही प्रतियोगिता जीत रखी थी और वो बोलने में भी तेज था। दिमाग में भी चालाकी भरी हुई थी। अपनी बात मनमाने में वो शातिर था। रंजना जी के सामने वो अपनी मनमानी करता था। वहीं जतिन शुरू से ही सीधा रहा था। वो ज्यादा ऊंची आवाज में भी बात नहीं करता था। माँ को आदर सम्मान देता था। जैसा रंजना जी कह देती वैसा ही कर लेता था। कभी किसी बात पर सवाल पूछना या मना करना उसने सीखा ही नहीं था। माँ की हाँ में हाँ रखता था। हितेन एक तो छोटा था और उस पर वो कमाता भी बहुत था, इसलिए रंजना जी का चहेता बेटा था। वह उसे जतिन से ज्यादा प्यार करती थी। जतिन की शादी रोली से हुई थी। रोली भी सामान्य पढ़ी लिखी पर बड़ी संस्कारी थी। वो रंजना जी की मन से सेवा करती थी, पर रंजना जी को फिर भी हमेशा शिकायत ही रहती थी। वो रोली को ताने दिया करती थी और उसके किसी काम से कभी खुश नहीं होती थी। उसके हर काम में उन्हें कमी निकालने की आदत लग गई थी। हितेन की शादी माला से हुई थी। माला अहंकारी और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसे पति की कमाई का और अपने पिता के पैसों का बड़ा अभिमान था। बड़ी इठलाती थी। वो बात बात पर रोली का उपहास उड़ाया करती थी। उसे नीचा दिखाने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। जब माला शादी होकर आई थी तो वो रोली की हर बात पर नजर रखा करती थी। चील की तरह उसके हर काम पर नजर रखती थी। क्या भाभी, चाय में दूध कम क्यों डालती हो? हमारे मायके में तो दूध में ही चाय बनती है। ऐसी चाय को तो कोई मुंह तक नहीं लगाता, फेंक कर मारते हैं। कभी कहती कि आप फल देने में कंजूसी क्यों करते हो? आपके हाथों में से तो एक फल तक नहीं छूटता है। हमारे मायके में तो फलों की पेटियां आया करती हैं। सबका इतना तन मन भरा हुआ है कि अब ज्यादा चाव भी नहीं रहता है किसी फल का। देवरानी की बातें आराम से सुन लिया करती थी जेठानी। उसको जवाब नहीं देती थी। रंजना जी अपनी छोटी बहू की हर बात का समर्थन किया करती थी। उसकी हर बात सही ठहराती और रोली को वैसा ही करने को कहती जैसा कि माला कहती थी। रोली चुप हो जाती थी। उसे अपने घर का खर्च चलाना था, क्योंकि हितेन तो बाहर नौकरी करता था। वो घर देखकर माला को अपने पास बुलाने की व्यवस्था कर रहा था और इतने दिनों माला को वहीं पर रहना था। माला हर चीज में नुक्स निकालती थी, पर एक पैसा हितेन और माला घर खर्च में नहीं देते थे। इसीलिए रोली अपने पति की कमाई के हिसाब से घर में खाने पीने की व्यवस्था करती थी। अपने पति की कमाई के हिसाब से वो हर काम करती थी। पति के देहांत के बाद घर रंजना जी के नाम पर हो गया था। अब वो उसकी मालकिन थी। तो रोली और जतिन को बार बार यही चेताती थी कि किराए का मकान लेकर रहोगे तो पता चलेगा। आजकल इतना किराया बढ़ गया है एक छोटे से कमरे का भी, कि इंसान बस उसी का होकर रह जाए। तुम लोगों के किराए के बहुत पैसे बचते हैं, इसलिए उन्हीं पैसों से मुझे अच्छा खिलाया पिलाया करो। ज्यादा कंजूसी मत किया करो। अच्छा खाऊंगी पीऊंगी तभी तो कुछ दिन चलूंगी। अपने खर्चों में कमी कर दिया करो, लेकिन मुझे तो हर चीज भरपूर चाहिए। रोली कड़वा घूंट पीकर रह जाती थी।
सास को उल्टा जवाब देना वह उचित नहीं समझती थी। आखिर उसके पति की कमाई रंजना जी से छुपी हुई नहीं थी, जो था सब उनके सामने था। रंजना जी हर मामले में अपने छोटे बेटे का पक्ष लिया करती थी, चाहे उसकी बात गलत भी हो तब भी उसी की बात को सराहती थी। ये बात अलग है कि उनका बेटा हितेन उन्हें कभी अपने पास आने को नहीं कहता था। हितेन ने घर देखा, सारी तैयारियां की और घर आकर अपनी पत्नी को अपने साथ ले गया। वह और माला दूसरे शहर में रहने लगे थे, जो दीपावली और अन्य त्योहारों पर आया करते थे। दीपावली पर हितेन और माला आते तो थे, पर माला घर का एक भी काम नहीं करती थी और हितेन बाजार का एक ना करता। दोनों जने रंजना जी के लिए बस अच्छे और महंगे तोहफे ले आते। वो उन्हीं को देखकर खुश हो जाया करती थी। कभी साड़ी तो कभी शॉल, कभी पर्स तो कभी चादर। रंजना जी हर आने जाने वाले से हितेन के दिए तोहफों की तारीफ करती थी और बहू माला का गुणगान करती थी, क्योंकि वे दो पैसे उन पर खर्च कर दिया करते थे और चापलूसी से काम लेते थे। वे सबसे कहती रहती, रोली और जतिन तो कभी कुछ नहीं देते हैं, हल्की साड़ी देकर टाल दिया करते हैं, जो कि मुझे पसंद भी नहीं। मेरे छोटे बेटे बहू ही मेरा ख्याल रखते हैं, महंगे तोहफे मुझे भेंट करते रहते हैं। भगवान ऐसा बेटा बहू सबको दे जो अपनी माँ से इतना प्यार करते हैं। सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों से गुणगान करती नहीं थकती थी। दीपावली के दिन उन्होंने माला को अपने खानदानी जेवर पहनने को दिए थे, जिसे पाकर माला बहुत खुश हो रही थी, बड़ा मचल मचल के चल रही थी। उसने अपनी जिठानी रोली को कहा, देखो मम्मी जी मुझे कितना प्यार करती हैं, आपको तो आज तक कुछ भी नहीं दिया है। भाभी आप जो सेवा करती हैं उसका कोई मोल नहीं है। इस दुनिया में बस पैसों का मोल है, पैसों के बल पर किसी को भी अपना बनाया जा सकता है, पैसा ही सबका बाप है। ये सुनकर रोली भी कहती है, माला तुम्हें गलतफहमी है, पैसों के बल पर नहीं बल्कि प्यार और सेवा से किसी का भी दिल जीता जा सकता है। ये तोहफे इंसान को खुश नहीं रखते, ये तोहफे भला कितने दिन टिके रहते हैं। सभी को अपनों का साथ और अपनापन चाहिए, अगर ये सब न हो तो परिवार ही क्यों होते। रोली की बात सुन माला मुंह बनाते हुए कमरे में से चली गई। रोली अपने काम में लगी रही। एक दिन रंजा जी बाथरूम में नहाते वक्त फिसल गई। उनको रीढ़ की हड्डी में काफी चोट आई थी। एकदम से वो बिस्तर पर आ गई। उन्हें हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया था। उन्हें काफी पीड़ा होती, जिसे देखकर रोली बहुत दुखी होती थी। उसकी चलती फिरती सास एकदम से बिस्तर पर आ गई थी। उनके चलते फिरते ही तो घर में रौनक थी। रोली को बार बार ये बात सता रही थी। अपनी मम्मी को बिस्तर पर देखकर हितेन ने ऑफिस के काम का बहाना बनाया और जाने की तैयारी करने लगा। उसे लगा कभी मुझे और मेरी पत्नी को ये सब संभालना न पड़ जाए, इसलिए पतली गली से 9 2 11 हो जाते हैं। रंजा जी भी ये सब देख रही थी। तभी उन्होंने उसे टोका, तू तो रविवार को जाने वाला था, आज तो शुक्रवार ही है, 2 दिन और रुक जा, मेरे पास रह ले बेटा। मम्मी मैं रुक जाता, पर अचानक ऑफिस से फोन आ गया है और मुझे जाना पड़ेगा। जरूरी मीटिंग है जिसे अटेंड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो नौकरी भी जा सकती है। हाँ मम्मी जी, अगर जाना जरूरी ना होता तो हम ऐसी हालत में आपको क्यों छोड़ जाते। माला ने भी पति की बातों में बातें मिलाते हुए कहा। ये झूठ बोलकर हितेन माला को लेकर निकल गया और दोनों ने चैन की सांस ली। उन्हें जाता देख रंजना जी की आंखों में आंसू आ गए। उनके जाने से उनका दिल बहुत दुख रहा था। एक तो चोट की पीड़ा, ऊपर से हितेन भी चलता बना। वह अपने दुख को अपने मन में दबाकर बैठ गई। अगले दिन डॉक्टर ने हिदायत दी कि इन्हें बिस्तर से उठने भी नहीं देना है। इनके सारे काम बिस्तर पर ही होने चाहिए। अब इस उम्र में हड्डी ठीक होने में समय लगता है, इसलिए जरा सी भी लापरवाही ना बरते, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। बस किसी भी तरह से मम्मी ठीक हो जाएं। आप समय पर इनका इलाज करने आते रहिएगा। और ये रही आपकी फीस। ये कहकर जतिन ने फीस हाथ में रख दी। डॉक्टर साहब, हम मम्मी की जी भरकर सेवा करेंगे और आप इनका अच्छे से अच्छा इलाज करना। हमें मम्मी को पहले की तरह घर में हंसते खेलते देखना है। मम्मी से ही हमारा घर है, हमारा संसार है। रंजना जी सब सुन रही थी। आज उन्हें अपने निकम्मे बेटे पर प्यार आ रहा था। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। रात भर वो बिस्तर पर कराहती रहती थी। फिर रोली और जतिन ने अपना बिस्तर रंजना जी के कमरे में ही लगा लिया और रात भर उनकी सेवा में हाजिर रहते थे। जब भी उनकी कराहने की आवाज आती, दोनों उठ खड़े होते थे और उनकी सेवा में लग जाते थे। ये देखकर उन्होंने कहा,
कि बेटा तू यहाँ कैसे सो सकता है, अपने कमरे में जाकर सो जाओ तुम लोग। मम्मी जी, रात को आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम बंद कमरे में आपकी आवाज़ सुन नहीं पाएंगे, इसलिए हम यहीं पर सोएंगे। जब माँ बच्चे को बीमारी में अकेला नहीं छोड़ती है तो हम बच्चे आपको बीमारी में अकेला कैसे छोड़ दें। बचपन में हमें माँ की ज़रूरत होती है, अब आपको हमारी ज़रूरत है, तो हम आपको कैसे छोड़ दें। अपने बेटा और बहू रोली के मुंह से ये सुनकर रंजना जी शर्मिंदा हो गई। उनकी नजरें शर्म से झुक गईं। उन्हें अपने द्वारा किया गया गलत व्यवहार याद आने लगा। उन्होंने कभी भी जतिन और रोली को किसी लायक नहीं समझा। आज वही बेटा बहू लायक निकले। आज रोली और जतिन उनकी कितनी सेवा कर रहे हैं। जतिन कैसे भी करके उनका इलाज करवा रहा है। अपनी कम कमाई में भी वह माँ के इलाज और खान पान में कोई कमी नहीं आने दे रहा है। हितेन तो बस फोन पर समाचार ले लेता था। पहले तो शनिवार और रविवार को भी उनसे मिलने आ जाया करता था, पर अब तो ऑफिस के काम का बहाना देकर कन्नी काटने लगा था। अब रोली और जतिन की सेवा से रंजना जी धीरे धीरे अच्छी हो रही थी। वे अपने बेटा बहू के प्यार और देखभाल से स्वस्थ हो रही थी। उनमें नया जोश लौट आया था। फिर उन्होंने एक दिन हितेन को फोन लगाकर कहा, बेटा मैं तुम लोगों के पास आकर रहना चाहती हूँ। तुम मुझसे मिलने आया भी नहीं। जैसे ही तेरे ऑफिस का काम खत्म हो जाएगा तो मुझे लेने आ जाना। अब मैं वहीं पर रहना चाहती हूँ। शहर में मेरा इलाज अच्छे से हो जाएगा। और तू और माला तो मुझको कितना प्यार करते हो। हाँ मम्मी, क्यों नहीं, पर अभी मुझे ऑफिस के काम से टूर पर जाना है, तो वहां से आते ही आ जाऊंगा। ये कहकर हितेन ने फोन रख दिया। तभी माला कहती है, अच्छा हुआ जो आपने मना कर दिया। तोहफे देना आसान है, पर बिस्तर पर उनकी सेवा करना कितना मुश्किल है। ये तोहफे तो मुझे मायके से मिलते हैं, जो पसंद नहीं आते हैं वो मैं आपकी मम्मी को दे आती थी। मम्मी भी खुश हो जाती थी, मगर बिस्तर पर उनकी सेवा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरी बस की तो है नहीं ये सब। इतने महंगे तोहफे दे आती हूँ, वही काफी है, वरना इतने महंगे तोहफे लेने की उनकी हैसियत ही नहीं है। तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं तुम्हारी मम्मी से मिलने नहीं जाऊंगी। वैसे भी वो सब कुछ बेड पर ही करती हैं। पता नहीं भैया भाभी कैसे उस बदबूदार कमरे में सो जाते हैं। हितेन भी कुछ नहीं बोला और लैपटॉप पर अपने काम पर लग गया। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि मम्मी को कोई तोहफा भेज देता हूँ, मम्मी खुश हो जाएंगी। वो ऑनलाइन तोहफा भिजवा देता है। इधर रंजना जी की तबीयत में सुधार होने लगता है, पर वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती हैं। अभी भी बिस्तर पर लेटी रहती थी और रोली खुद उनकी सेवा करती थी। रंजना जी को समय से नहलाती थी, उनके कपड़े बदलती थी, सर के बालों में मालिश करके चोटी बनाती थी, उन्हें रामायण और गीता के पाठ पढ़कर सुनाती थी, समय पर चाय नाश्ता और दवाई भी देती थी। दिन भर उन्हीं के साथ में रहती थी। रंजना जी को भी अब महसूस होने लगा था कि छोटा बेटा और बहू तो बस सुख के साथी हैं, जो महंगे तोहफे देकर उनके मन में लालच पैदा करते थे। वो भी उनके झांसे में आकर अपने ही बड़े बेटा बहू को गलत ठहराने लगी थी। माता पिता को तो बच्चों का साथ चाहिए, अपनापन चाहिए। दुख की घड़ी में बच्चे साथ दें और सेवा करें, यही तो सच्चा और असली सुख है। आज दिन के ये दिए हुए महंगे उपहार रखे हुए हैं, किसी भी काम की नहीं है, पर रोली और जतिन के सेवा भाव के कारण ही वो जिंदगी जी पा रही हैं। रंजना जी अपने किए गए बर्ताव पर बहुत ही शर्मिंदा थी। उन्होंने फोन करके हितेन और माला को बुलाया और जायदाद का बंटवारा की बात कही और कहा, मुझे तुम लोगों का तोहफा नहीं चाहिए, ये तुम अपने साथ ही वापस ले जाना। जायदाद के बंटवारे के नाम से दोनों दूसरे दिन ही सुबह आ गए। रंजना जी समझ गई थी कि दोनों के मन में पैसों का भारी लालच है। तभी तो जो बेटे बहू एक बार भी तबीयत पूछने नहीं आए, वो ही बेटा बहू जायदाद के लालच में खींचे चले आए और अपना हक भी जताने लगे। रंजना जी ने ट्रॉली और जतिन को भी बुलाया और कहा कि मैं अपनी जायदाद का बंटवारा करना चाह रही थी, तुम दोनों इधर आकर बैठो। मम्मी जी, आप जैसा उचित समझो कर दो, मुझे आपके लिए खाना बनाना है। दवाई लेते ही आपको तुरंत खाना देना होता है। और रोली रसोई में चली जाती है। मम्मी जी, जैसी आपकी मर्जी, बाबूजी का कमाया हुआ पैसा है। और ये कहकर जतिन भी दुकान पर चला जाता है। तब रंजना जी दोनों को फटकारती हैं, तुम दोनों ने देखा, तुम्हारे जेठ जेठानी के मन में पैसों का बिल्कुल भी लालच नहीं है, उन्हें तो बस मेरी सेवा ही करनी है। मम्मी, मैं आपके लिए तोहफा लाई हूँ, माला ने देते हुए कहा। माला, अब मुझे समझ में आ गया है, ये तोहफे मुझे खुशी नहीं दे सकते हैं, उन्होंने तोहफा फेंकते हुए कहा।
जब मुझे अपने बेटे और बहू से सेवा और पैसे की उम्मीद थी तब तो तुमने मना कर दिया। तुम मुझे 2 दिन भी ना रख सके और ना ही मेरी सेवा की। अभी जायदाद पर तुम दोनों का तो कोई हक ही नहीं बनता है। जब मुझे तुम लोग की जरूरत थी तब तो तुम आए नहीं और जायदाद के नाम पर एक फोन करते ही आ गए हो। मैं अपनी समस्त दौलत, घर, मकान बड़े बेटे जतिन और रोली के नाम कर रही हूँ। यह खानदानी जेवर भी नहीं बटेंगे। इसे ही यह खानदानी जेवर पहनने का हक है जिसने अपने कर्तव्य का निभा किया हो, जिसने दिन रात मेरी सेवा में एक कर दिया हो। पहले मैं लालची थी पर अब मेरी आंखें खुल गई हैं। बड़ों को बच्चों से आदर, सम्मान और प्यार ही चाहिए, बाकी जिंदगी गुजर जाती है। उन्होंने जतिन और रोली को बुलाया, बहुत सारा आशीर्वाद दिया और हितेन और माला को घर से जाने को कहा। जिस दिन तुम दोनों दिल से मेरा सम्मान करने लग जाओगे उस दिन घर जरूर आना। मैं खुद तुम्हें प्यार दूंगी, लेकिन अगर तुम्हारे मन में यह आए कि हम तोहफा देकर मम्मी को खरीद लेंगे, उस दिन मेरे घर और मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। माला और हितेन मुंह लटकाकर बोझल कदमों से चले जाते हैं। अधिकतर देखा जाता है कि पैसे वाले बेटे की माँ बहुत परवाह करती है और कम पैसे वाले की उपेक्षा करती है। सेवा से भी दिल जीता जा सकता है, उसके लिए पैसों की, तोहफों की कोई जरूरत नहीं है। हर माँ को चाहिए वो बच्चों को बराबर का प्यार दे, पैसों के अनुसार भेदभाव ना करे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।